नमस्कार, स्वागत है आपका खेत खलिहान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। तो हमेशा की तरह आपकी खेत और खलिहान से जुड़ी हुई खास बातें आज के कार्यक्रम में फिर हम लेकर आए हैं। तो आज के विषय क्या है, सबसे पहले आपको वो बता दें। जी हाँ, सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान फल वृक्ष पौधशाला से कमाई कर सकते हैं, कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं और क्या इसका तरीका है, ये सभी जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि बागीचों में जो रोग और बीमारियाँ हो जाती हैं, ख़ासतौर पर मृदा जनित जो बीमारियाँ होती हैं, इसके रोकथाम के तरीके क्या क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खेत खलिहान की। बागवानी को लेकर हमारे किसानों के बीच काफ़ी क्रेज़ है और इसकी काफ़ी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। सरकार भी इसको लेकर काफ़ी गंभीर है, इसीलिए तरह तरह के अनुदान और योजनाएं बागवानी को बढ़ावा देने के लिए चल रही हैं। लेकिन कई बार हमारे किसानों के सामने समस्या ये होती है कि उन्हें अच्छे फल वृक्ष पौधे नहीं मिल पाते हैं। यहीं आता है एक नया विकल्प अन्य किसानों के लिए। जी हाँ, आप फल वृक्ष पौधशाला तैयार कर सकते हैं, अच्छे पौध तैयार कर उन किसानों तक पहुंचा सकते हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है और इससे आपकी कमाई में भी वृद्धि होगी। तो आइए जानते हैं विशेषज्ञ से कि कैसे इसकी आप शुरुआत कर सकते हैं। किसान भाई, हमारे बागवानी के विकास में पौधशाला का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हम सभी जानते हैं कि जब भी ये बागवानी के पौधे लगाते हैं तो ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं। ये एक बार लगाने के बाद 20 से 25 साल तक ये चलते हैं, फल देते हैं। इस तरह की व्यवस्था में हमें ये ख्याल करना है कि जब भी हम पौधे लगाएं वो किसी उच्च गुणवत्ता युक्त पौधे लगाएं जो किसी भी प्रमाणित नर्सरी से हों, जैसे कि वो विश्वविद्यालय की नर्सरी के द्वारा हो, किसी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान के द्वारा विकसित किया गया पौधा हो या कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित पौधा हो, तो हमको उसी पौधों को लगाना चाहिए। यदि किसान भाई चाहें तो उसको अपनी एक पौधशाला को एक व्यवसाय के रूप में भी विकसित कर सकते हैं। इसके द्वारा एक दो फायदे होंगे। एक तो किसान भाई को खुद के लिए पौधे मिल जाएंगे तथा इस पौधों को बिक्री करके वो अच्छी प्रकार से अपनी आमदनी कमा सकते हैं। किसी भी पौधशाला के विकास के कार्यक्रम को शुरू करते समय किसान भाई दो चीज़ों का ध्यान रखें। पहला ध्यान तो ये रखना है कि वहाँ की जलवायु क्या है, उस जलवायु के अनुसार आपको उसके फल वृक्ष पौधे का चुनाव करना है जिसकी नर्सरी हमें विकसित करनी है। दूसरा है कि हमें उस स्थान पे किस पौधों की डिमांड है, मांग किस पौधों की है, उन्हीं पौधों की हमको नर्सरी लगानी है। तो ये ख्याल करते हुए किसान भाई जो है अपने पौधशाला का कार्यक्रम शुरू करें। पौधशाला लगाने से पहले किसान भाई को कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे स्थान का चुनाव। जब भी किसान भाई स्थान का चुनाव करें तो जो स्थान जहाँ पे नर्सरी लगानी है, पौधशाला लगानी है, वहाँ पर जो है आवागमन की अच्छी प्रकार सुविधा हो, वहाँ पे पानी का समुचित प्रबंध हो, वहाँ पे श्रमिक की उपलब्धता हो, अच्छी प्रकार से उपलब्धता हो श्रमिक की। इसके अलावा किसान भाई जो है वहाँ पे जहाँ पे नर्सरी लगानी है उसके करने से पहले कुछ किसान भाई को शुरू में कुछ कार्यक्रम करने होंगे, जैसे कि जहाँ नर्सरी लगानी है वहाँ हमको बाड़ लगाना पड़ेगा। उस क्षेत्र को जहाँ पे हमें पौधशाला विकसित करनी है वहाँ पे हम जो है कटीले तार के द्वारा जो है एक बाड़ लगाएंगे। बाड़ लगाने के बाद बाड़ के अंदर की तरफ जो है किसान भाई चाहे तो हम उसमें जो है करौदा के पौधे लगा सकते हैं, जिनसे जो है इनके करौदा के पौधे कटीले होते हैं, जिनसे जो हम फल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दो फायदे हो सकते हैं किसान भाई को, उनसे हमको पौधा भी मिलेगा तथा वाह पशुओं एवं जानवरों से हमको जो है उसे पौधशाला की सुरक्षा हो सकती है। जब हम शुरू करने चलते हैं पौधशाला का व्यवसाय तो उसके लिए कुछ अवयव हैं, उनके कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे कि पहले ऑफिस हमारी सबसे पहले जो होगी शुरुआत होगी हमारी फार्म की ऑफिस की। तो जहाँ हमारी फार्म ऑफिस होगी वहाँ पे हमें इस प्रकार के कुछ पट्टिका लगाना पड़ेगा कि हम यहाँ पे कौन कौन से पौधे तैयार किए जाते हैं, उनकी क्या मूल्य क्या है, वो कब किस समय उपलब्ध होते हैं तथा उसके अलावा यदि हो संभव हो सके तो उन फलों के जो है कुछ फोटोग्राफ भी वहाँ पे लगाए जाएं, जिससे कि उनको जो भी किसान खरीदने आता है तो उनको मालूम हो जाए कि ये किस्म का, ये उसका आकार है, ये उसकी संरचना या उसका विशेषताएं इस प्रकार की हैं। इसके बाद दूसरी क्यारी होती है, जब हम चलते हैं क्या नर्सरी पौधशाला तैयार करते समय तो एक रास्ता होना चाहिए, जो वो रास्ता ऐसा होना चाहिए जिससे कि किसान भाई को या कोई भी खरीदने आए तो उसको उस स्थान तक पहुँचाए जहाँ पर पौधा वो देखना चाहता है, जिस पौधे को वो खरीदना चाहता है। इसके अलावा उसमें विभिन्न तरह की क्यारियाँ होती हैं। एक होती है बीज क्यारी जिसमें हम की मूल वृंद के पौधों को तैयार करते हैं। एक होती है नर्सरी क्यारी जिसमें कि हम विभिन्न प्रकार के पौधों को पॉलीथीन की थैलियों में रूट कटिंग के द्वारा तैयार करते हैं, बडिंग के द्वारा तैयार करते हैं या ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार करते हैं। हमको उनके लिए नर्सरी क्यारी बनाते हैं। इनके अलावा वहाँ पे पानी का समुचित प्रबंध हो, क्योंकि चूँकि पौधे छोटे होते हैं, किसान भाई वहाँ पे लगातार पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे जो है 24 आवर 24 घंटे वहाँ पे पानी की व्यवस्था होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे एक हमारे पौधशाला का जो मुख्य अवयव है वो है आपका मातृ पौधा।
मातृ पौधा जो होता है वो पौधा होता है जहाँ से हम सायन सूट या कलिकायन के लिए बर्ड्स या कटिंग के लिए कर्तन लेते हैं, तो हमें वहाँ पे एक मातृ पौधे का स्थापना करना चाहिए। मातृ पौधे जहाँ भी हो संभव हो सके किसान भाई को उन प्रजातियों को लेना चाहिए या उन किस्मों को लेना चाहिए जहाँ से वो विकसित की गई हों तथा उन किस्मों की उस क्षेत्र में जो है उसकी मांग ज़्यादा हो। उन मातृ वृक्षों का पौधशाला मातृ वृक्ष का खंड तैयार करना चाहिए। इसके अलावा एक होता है मूल वृंत खंड, जहाँ पे हम अपने मूल वृंत को तैयार करते हैं, ये भी एक खंड होना चाहिए। इसके अलावा नर्सरी में कुछ और जैसे कि संरचनाएं होती हैं, जैसे हम पॉली हाउस कहते हैं, और एक शेड नेट या छायादार जाली की संरचना होनी चाहिए। तो जहाँ तक संभव हो सके छायादार जाली जो है 400 स्क्वायर मीटर में नर्सरी में होना चाहिए, जिससे कि हम गर्मी के मौसम में या अधिक तापमान के मौसम में हम पौधों को उसमें अच्छी प्रकार छाया में रख सकें। एक 200 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस होना चाहिए। जब हम जाड़े में किसी पौध को तैयार करना चाहते हैं या नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, उस किस्म में पॉली हाउस में हम पौधे को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम नर्सरी में जो हम पॉलीथीन की थैलियों को भरते हैं, तो उसको मिश्रण को भरने के लिए एक जगह पॉटिंग यार्ड या पॉटिंग मिश्रण भरने के लिए वहाँ पे एक स्थान होना चाहिए, वो भी नर्सरी में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है नर्सरी में होना चाहिए। इसके बाद किसान भाई अब उन पौधों का चयन करें या उन किस्मों को तैयार करें जिनकी उस क्षेत्र में ज़्यादा डिमांड हो। जैसे जिस क्षेत्र में आम की मांग ज़्यादा हो तो वहाँ पे हमें आम की प्रभेद, आम की किस्में जो हैं, आम्रपाली है, मल्लिका है, दशहरी है, लंगड़ा है, कुछ हमारे संस्थान के द्वारा विकसित किस्में हैं जैसे कि पूषा लालिमा है, पूषा पीताम्बर है, पूषा श्रेष्ठ है। इन प्रजातियों का, इन किस्मों का वहाँ पे मातृखंड तैयार करना चाहिए, जिससे कि हम पौधे तैयार कर सकें। यदि अमरूद की डिमांड है तो अमरूद में इलाहाबाद सफ़ेदा है, लखनऊ 49 है, ललित है, धवल है, श्वेता है, इन किस्मों का वहाँ पे मातृखंड तैयार करना चाहिए। तो मांग के अनुसार किसान भाई को ये ध्यान देना है कि मांग के अनुसार जो है हमें वहाँ पे पौधे को तैयार करना है। पौधों को तैयार करते समय किसान भाई जो है रूटिंग मीडिया का प्रयोग करें। आजकल बहुत तरह की जो है रूटिंग मीडिया आ गई है मार्केट में, जैसे कि आपका कोकोपीट है, ये नारियल के बुरादे से बनती है। इसके अलावा वर्मीकूलाइट है, परलाइट है। इसके अलावा जो है मास ग्रास आती है। इन रूटिंग मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। अब किसान भाई जब पौधे तैयार करते हैं तो किसान भाई ये प्रयास करें कि पौधों को हमेशा पॉलीथीन की थैलियों में उगाएं। आप नर्सरी में ना लगाएं, मिट्टी में ना लगाएं। पौधशाला को तैयार करते समय आप पॉलीथीन की थैलियाँ लें। पॉलीथीन की थैलियाँ पौधों के आकार के ऊपर आधारित होती हैं। जैसे आम की नर्सरी तैयार करनी है तो आपको 25 मीटर बाई 10 मीटर की थैली की आवश्यकता होती है। जहाँ तक हो सके उस थैलियों में जो है कुछ छेद ऊपर कर दें, कुछ छेद नीचे कर दें, जिससे कि उसमें पानी का जल निकास अच्छी प्रकार से हो सके। जब आप मिश्रण भरते हैं पॉलीथीन की थैलियों में तो आप ये प्रयास करें कि कोकोपीट जो नारियल का बुरादा है वो 2 भाग, 1 भाग वर्मीकूलाइट तथा 1 भाग परलाइट का ले लें। इन तीनों मिश्रण को भर के पॉलीथीन की थैली को अच्छी प्रकार से भर लें तथा उसमें जो है वो पॉलीथीन की उस थैलियों में आप बीज जो डालना चाहते हैं, जिससे गुठली, आम गुठली डालना चाहते हैं, आप गुठली को डालें। यदि आप नर्सरी को मिट्टी में तैयार किए हुए हैं तो जो पौधे तैयार हो चुके हैं मूलवृंत, उन पौधों को जो है जुलाई के महीने में उन पौधों को आप उसमें पॉलीथीन की थैलियों में शिफ्ट कर सकते हैं। जब ये पौधे कम से कम 8 महीने के हो जाएं, 10 महीने के हो जाएं, तो ये पौधे हमारे जो है वो ग्राफ्टिंग के लायक या बडिंग के लायक आप ये तैयार हो जाते हैं, जिससे हम उसमें ग्राफ्टिंग कर सकते हैं या बडिंग कर सकते हैं। जैसे पपीता की नर्सरी तैयार करनी है आपको, तो पपीता के लिए आप 6 इंच बाई 4 इंच का जो है एक पॉलीथीन की थैली लेते हैं, उसमें हम पपीता का बीज डालकर तैयार कर लेते हैं। जब हमारे पौधे 6 या 8 महीने के हो जाते हैं तो उस पौध के अनुसार हम उसमें ग्राफ्टिंग या बडिंग करते हैं। इसको कहते हैं हम मृदु कोमल शाख ग्राफ्टिंग या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के द्वारा हम इनका प्रवर्धन कर सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हम कलिकायन के द्वारा या टी बडिंग के द्वारा बडिंग कर सकते हैं। जैसे हमको हमारा है नींबू वर्गीय फल, जैसे है संतरा है, किन्नू है, मौसम्मी है, चकोतरा है, ग्रेप फ्रूट है, बेर है, बेल है, इनको जो है हम बडिंग के द्वारा तैयार करते हैं। कुछ विधियां ऐसी जैसे कि हम लोग एयर लेयरिंग करते हैं, जैसे कि लीची का पौधा है, नींबू का पौधा है, लेमन का पौधा है, इनको जो है हम लेयरिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं। जैसे आम में हमको ग्राफ्टिंग करनी होती है तो उसके लिए जो हमारा जो मूलबिंद तैयार हो गया है, 8 से 10 महीने का जो मूलबिंद तैयार है, उसके लिए हम एक साइंस सूट लेते हैं। साइंस सूट, जैसे साइंस सूट वो सूट होता है जिस किस्म का हमको कि उसमें ग्राफ्टिंग करनी होती है। जैसे हमें कि आम्रपाली की ग्राफ्टिंग करनी है तो 4 से 6 माह पुराने जो है शाखा का चुनाव करते हैं। उसको कम से कम 15 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई होती है, उसको 7 से 8 दिन पहले उसकी पत्तियाँ हम तोड़ देते हैं। 7 से 8 दिन के बाद उसको हम काट करके ले आते हैं।
प्रयास ये करना चाहिए कि जो कलिका है वो कलिका जो है दबी हो, पूरी तरह से विकसित नहीं हो, उसको लेकर के हम लोग आते लाते हैं। जैसा एक चीरा लगाते हैं, साइंस सूट में हम दोनों तरफ चीरा लगाते हैं तथा मूल वृंत को हम बीच से उसको फाड़ करके वी शेप का आकार लगाकर उसको हम लोग बोलते हैं वेज ग्राफ्टिंग के द्वारा करके उसको लगा करके तरफ पॉलीथीन से 200 गेज की एक पॉलीथीन की सीट आती है, उसके द्वारा हम उसको बांध देते हैं। ये हो जाता है ग्राफ्टिंग। बडिंग में क्या करते हैं कि बडिंग में भी जो सिट्रस नींबू वर्गीय फल है उसमें हम लोग कलिका के द्वारा करते हैं। टी बडिंग करते हैं। टी बडिंग के लिए जो साइंस सूट हमारा तैयार होता है 8 से 10 महीने का, उसमें हम जिस किस्म का करना होता है, जैसे मुसब्बी का करना है तो मुसब्बी की एक कलिका ले आकर के टी बडिंग के द्वारा उसमें हम एक मूल बिंदु पे चीरा लगाते हैं और उसमें टी के आकार का एक कलम बडिंग बढ़ लेते हैं, उसको उसमें जो हम लोग घुसा देते हैं। घुसाने के बाद उसको पॉलीथीन से हम बांध देते हैं। तो एक तरह से टी बडिंग हो गया। एयर लेयरिंग जो प्रक्रिया होती है वो नींबू वर्गीय फलों में करते हैं, खासतौर से लेमन में करते हैं और लीची में करते हैं। इसमें हमारे क्या करते हैं कि कम से कम 8 से 10 मास पुरानी शाखा को चुनते हैं और ऊपर से 30 से 30 सेंटीमीटर नीचे की तरफ आकर के एक जगह जो कि बहुत ही माने स्मूथ चिकना भाग होता है उसमें 2.5 सेंटीमीटर के लंबाई में पूरी तरह से उसका हम लोग छिलका निकाल लेते हैं। छिलका निकालने के बाद एक मास ग्रास आती है, मास ग्रास को पॉलीथीन में भिगा करके बढ़िया से उसके निचोड़ देते हैं। पूरे पानी को निचोड़ने के बाद ऊपर से लगाने के बाद पॉलीथीन से उसको हम लोग ढक देते हैं और 30 से 45 दिन के बाद उसमें से जब रूट हो जाती है तो उस पौधे को हम लोग वहाँ से काट लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग जो है एयर लेयरिंग के द्वारा पौधे को तैयार करते हैं। इस प्रकार से किसान भाई इस नर्सरी को एक व्यवसाय के रूप में लेकर के अपनी इनकम को, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय बागवानी योजना का भी किसान भाई लाभ उठा सकते हैं, जो कि हर जिले में, देश के हर जिले में चलाई जा रही है। उससे आप एक व्यावसायिक पौधशाला तैयार करके अपने इनकम को, आप आय को बढ़ा सकते हैं। तो अभी आपने जाना फल वृक्ष पौधशाला के बारे में। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि कैसे आप अपने बागीचों की देखभाल कर सकते हैं, खास तौर पर मृदा जनित रोग, उनकी रोकथाम हमारे किसान कैसे करें। छोटा सा ब्रेक, देखते रहें खेत खलिहान। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद खेत खलिहान में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस भाग में आज हम बात करेंगे बागीचों की देखभाल के बारे में और ख़ास तौर पर मृदा जनित रोगों के रोकथाम के बारे में। जी हाँ, क्योंकि ये बहुवर्षीय फसल होती है, बागवानी फसलों की अगर हम बात करें तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हर वर्ष हमारे किसान ध्यान रखें, मृदा की जाँच करते रहें, कोई अगर रोग है तो उसका उपचार करें ताकि अच्छी उपज उन्हें मिलती रहे। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हुई हमारी खास रिपोर्ट। आज संपूर्ण समाज आधुनिक कृषि पद्धति के गंभीरतम संकट की चपेट में है। दोषपूर्ण कृषि क्रियाओं के कारण भूमि के स्वास्थ्य एवं उपजाऊपन में कमी, फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, ग्लोबल वार्मिंग, मौसम की विषमताएं सामने आ रही हैं। साथ ही खेती में कृषि रसायनों के अनुचित व अत्यधिक प्रयोग से वायु, जल और मृदा प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भविष्य में कृषि भूमि के क्षेत्रफल के बढ़ने की संभावना नगण्य है। मृदा में अत्यधिक एवं असंतुलित कृषि रसायनों के प्रयोग से मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में भी बदलाव आया है, जिसका प्रभाव मृदा पर उगाई जाने वाली फसलों पर पड़ा है। वर्तमान परिवेश को देखते हुए मृदा के घटते उपजाऊपन को बचाना नितांत आवश्यक है। टिकाऊ एवं सतत उत्पादन के लिए भूमि को स्वस्थ बनाए रखा जाए, जिससे हम वर्तमान जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति के साथ साथ भविष्य की संततियों की आवश्यकता का भी ध्यान रख सकें। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे आपके बाग के बगीचों में मृदा जनित रोगों की पहचान, उसकी रोकथाम के बारे में। सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे बागों में जो बीमारियां होती हैं वो फफूंदी के कारण होती हैं, और फफूंदी के कारण जो हमारे
बागों में जो जितने तरह के फल होते हैं, आम है, अमरूद है, पपीता है, केला है, लीची है, उनमें जो मृदा जनित रोगों में फफूंदी के कारण जो है एक जो मुख्य समस्या आती है वो उकठा रोग की समस्या है। उकठा रोग की समस्या की पहचान के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम शुरू में जो पौधे की बीमारी जब लगती है तो पौधों में पत्तियां शुरू में पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और पीली पड़ने के बाद कुमला के पत्तियां गिरने लगती हैं और धीरे धीरे वो पौधा जो है वो सूखने लगता है। कभी कभी देखा गया है कि पूरा पौधा ना सूख के कोई एक टहनी ही सूखना शुरू होती है और धीरे धीरे जब बीमारी तेज़ी से बढ़ती है तो सारी टहनियाँ उनकी पीली पड़ने लगती हैं, पत्तियाँ पीली पड़ के गिरने लगती हैं और पौधा सूखने लगता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आम में उकठा रोग की समस्या की, विल्ट की समस्या की। ये समस्या जो है भारतवर्ष में अभी पिछले 3-4 वर्षों में देखी गई है और इसका मुख्य कारण है एक फफूंदी जिसका नाम है सिरेटोसिस्टिस। इस फफूंदी के कारण आम के पूरे वृक्ष के ऊपर पत्तियां पहले पीली पड़ने लगती हैं और पीली पड़ने के बाद कुमला के गिरने लगती हैं और इसके लक्षण जो है आपको अपने बागों में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पेड़ सूखने लगता है और किस तरह से वो कुमला के पूरा पौधा हमारा समाप्त हो जाता है। उसी तरह अमरूद में एक उकठा रोग की समस्या है, उसमें भी या तो पूरा पेड़ सूख जाता है या एक टहनी सूख जाती है। इसके लिए अगर हम बाग में जाएं और उनके लक्षण को देखें तो सबसे पहले हमारी पत्तियां जो है वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, फिर कुमलाती हैं, फिर पत्तियां गिरने लगती हैं और फिर टहनियाँ धीरे धीरे सूखती हैं और हमारा पूरा पौधा सूख जाता है। उसी प्रकार अगर हम केले के वृक्ष में देखें तो केले में सबसे पहला जो लक्षण दिखाई देता है कि हमारे नीचे की जो पत्तियां होती हैं, मुख्य पत्ती होती है जो पुरानी हो जाती है, वो धीरे धीरे पीली पड़नी शुरू हो जाती है। उसके बाद ऊपर की तरफ वो पीलापन बढ़ने लगता है और पूरा पौधा हमारा सूख जाता है। अगर उसमें फल लगा हुआ है तो फल की बढ़वार रुक जाती है और रुकने के बाद पूरा पौधा सूख जाता है और किसानों के लिए काफ़ी ये हानिकारक होता है। उसी तरह अगर हम पपीता की बात करें तो पपीता में एक समस्या आती है फुट राट, जिसमें मुख्य तना जो है वो पूरा धीरे धीरे ज़मीन की सतह से लगा होने के कारण वो सड़ने लगता है और हमारा पूरा पौधा जो है वो सूख के गिर जाता है। पौधे पे फल नहीं लगते हैं और किसानों को काफ़ी नुकसान उठानी पड़ती है। किसान भाइयों, आइए हम आपको बताते हैं कि जो उकठा रोग की समस्या है बाग के विभिन्न फलों में, उनका निवारण कैसे किया जाए। सबसे पहले बात करेंगे आम में होने वाले उकठा रोग की। जब आम में उकठा रोग के लक्षण स्टार्ट हो, 1-2 टहनियाँ सूखने लगें, पत्तियाँ पीली पड़ने लगें और सूख के गिरने लगें, तो हमको चाहिए कि जहाँ तक टहनी सूख गई हो वहाँ से टहनी को काट करके उसके ऊपर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, एक दवाई आती है, फफूंदीनाशक है, उसका गाढ़ा घोल बना के जहाँ जहाँ टहनियाँ जहाँ से हमने काट रखी है उनके ऊपर एक लेप लगा दें। लेप लगाने के बाद पौधे में एक थाला बना के थाले में थायोफेनाइड मिथाइल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से करीब 15-20 लीटर पानी में 15 ग्राम दवा घोल के और उसको थाले में चारों तरफ से मिला देनी चाहिए। मिलाने के 15 दिन बाद पुनः एक बार हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल जो है कटे सतह पे लगा देना चाहिए और थालों में पुनः थायोफेनाइड मिथाइल का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 15-20 लीटर पानी करीब थालों में दे देना चाहिए। इससे हम देखते हैं किसान भाई कि कुछ 15-20 दिन के बाद ही जब हमारे दवाई का इस्तेमाल कर लेते हैं तो पौधों में धीरे धीरे पुनः नई पत्तियां निकलने लगती हैं और पौधे की रोकथाम हो जाती है। लेकिन अगर रोकथाम हम समय से नहीं करेंगे और चारों तरफ से टहनियाँ सूखने लगेगी तो ये बहुत ही कठिन हो जाता है कि हम पौधों को बचा सकें। इसी प्रकार अगर अमरूद की बात करें तो अमरूद में जो उकठा रोग आता है उसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले ये चाहिए कि जो जो पौधे सूख गए हों खेत में उनको सबसे पहले हमको वहाँ से निकाल देनी चाहिए। निकालने के बाद जहाँ से पौधे निकाले गए हैं वहाँ पे नए पौधे हम ना लगाएं। दूसरा है, चूँकि ये मृदाजनित बीमारी है तो जब भी सिंचाई करें खेत के अंदर तो सिंचाई में कभी भी एक विधि होती है कि पानी हमने खेत में लगा दिया है, फ्लडिंग कर दिया है, पूरा चारों तरफ पानी लग गया है, लेकिन इस तरह का इस्तेमाल हमको नहीं करना है। हमको जो है नालियाँ बना के पौधे से पौधे में पानी नहीं जाना चाहिए और हर पौधे को अलग अलग नाली से पौधे का सिंचाई करनी चाहिए। सबसे अच्छी बात यह होगी कि अगर हम ड्रिप पद्धति से एक बूंद की टपक सिंचाई पद्धति से अगर हम पौधे में सिंचाई करें तो बीमारी बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। मृदा जनित बीमारियों में मुख्य रूप से जो फ्यूजेरियम एक फफूंदी है वो ज़मीन के अंदर 15 से 20 साल, कभी कभी 30 साल तक वो जीवित रहता है। तो कोशिश ये करें कि चूँकि वो ज़मीन के अंदर रहता है तो कभी भी हम खुली सिंचाई ना करें।
खुली सिंचाई करने से जिस पौधे में बीमारी है उसके अगले पौधे में भी बीमारी आने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद अभी हाल के ही दिनों में एक अनुसंधान हुआ है जिसमें हम मृदा में होने वाले जितनी भी बीमारियां हैं उनको जैविक नियंत्रण द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं। जैविक नियंत्रण के लिए एक फफूंदी नाशक है, फफूंदी ये जो है वो है ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, जिसको कि गोबर की खाद में मिला के अगर उसको 15 दिन तक उपचारित करें तो उसमें फफूंदी चारों तरफ से फैल जाता है। और उसको अगर अमरूद के थालों में चारों तरफ अगर हम उसका प्रयोग करें तो उससे हमें बीमारी नियंत्रण करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। इसी प्रकार अमरूद के उकठा रोग में अगर हम अमरूद के थालों के चारों तरफ अगर गेंदे का फूल लगा दें तो उसके जड़ से निकलने वाला एक्सट्रैक्ट जो है वो अमरूद में होने वाली उकठा रोग के निवारण के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हुआ है। हाल में ही केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ ने एक अमरूद की एक प्रजाति विकसित करी है जो कि वो उकठा रोग से काफ़ी रोगग्रसित नहीं होती है। उसको सीडियम माले और सीडियम गुआवा के क्रॉस से बनाया गया है और उसके अगर रूट स्टॉक के ऊपर अगर हम साइन लगाएं, अगर किसी भी हमारी प्रजाति का, चाहे वो लखनऊ सफ़ेदा हो, चाहे लखनऊ 49 हो या इलाहाबाद सफ़ेदा हो, तो उस पर बीमारी नहीं आती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें केले में होने वाली बीमारियों के नियंत्रण के लिए, तो केले में जो उकठा रोग की समस्या है वो एक फफूंदी फ्यूजेरियम के कारण होता है और इसको नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अगर एक पौधे के अंदर अगर फफूंदी जनक बीमारी आ जाती है तो केले में जो सिंचाई की पद्धति है वो हम खुली नाली के द्वारा करते हैं। एक पौधे से दूसरी पौधे में सिंचाई जो है वो ओपन चैनल से करते हैं। चूँकि फफूंदी ज़मीन के अंदर 25 से 30 साल तक जीवित रह सकता है तो एक पौधे से दूसरे पौधे में जाने के लिए काफ़ी उनको आसानी हो जाती है, तो एक पौधे से दूसरे पौधे में ग्रसित हो जाता है। जिस भी बाग में अगर केले के पौधे लगे हुए हैं या अमरूद के पौधे या आम के पौधे लगे हुए, अगर बीमारी आ रही हो तो दोबारा उस बाग में केले का पौधा नहीं लगाना चाहिए, 1 या 2 साल उसको परती छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर हमने केले का पौधा लगाना है तो उसके लिए कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी। सबसे पहले हमको क्या करना है कि जैविक नियंत्रण विधि का प्रयोग करना है। जो ट्राइकोडर्मा हमारा जैव नियंत्रण कारक है, इसको गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिला के 15 दिन उसको छाया में रख दें ताकि वो पूरे गोबर खाद में मिल जाए। उसके बाद जब भी हमें बाग लगाना हो तो हर थाले के अंदर 5 से 10 किलोग्राम जो हमारा कंपोस्ट है, जो कि जिसमें हमारा जैविक नियंत्रण मिला हुआ है, उसको लगा के और उस तब पौधे को लगाना चाहिए। पौधे लगाने के पहले हमें क्या करना चाहिए कि जैव कारक का एक घोल बना के और जो हमारे टिश्यू कल्चर प्लांट है या शक्कर प्लांट है जो बनाना के, उनको उसके अंदर 5 से 10 मिनट तक डुबा देना चाहिए, जैसे कि जैविक नियंत्रण कारक जो है वो रूट के चारों तरफ उसमें लग जाए। उसके बाद पौधे को लगाना चाहिए। बीच बीच में हमें अपने बागों की देखभाल करती रहनी चाहिए और अगर कहीं भी एक ऐसा लगे कि कोई पौधा हमारा रोग ग्रसित हो रहा है उकठा के कारण, तो उसके अंदर जो है हमको पुनः जैवनाशी का प्रयोग करना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो हम काफ़ी हद तक इन जो मृदा जनित बीमारियां हैं जिससे उकठा रोग मुख्य रूप से होता है, छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ ही साथ बागों की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। जब भी हम बात करते हैं बागवानी फसलों में जो बीमारियां आती हैं, उनमें क्या होता है कि चूँकि बागवानी फसल एक बार लगाने के बाद 25 साल 30 साल तक वो खेत के अंदर रहती है, तो जो हमारी फफूंदीजनक रोग है उनके जीवाणु जो है वो ज़मीन में पनपते ही रहते हैं। तो हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए कि उनको पनपने से रोकना है। इसीलिए जब भी कोई बाग लगाएं तो उनके थाला बनाने के बाद जैविक नियंत्रण कारक, जिसको कि हम कंपोस्ट की खाद में मिला के अच्छी तरह से उन थालों में डालें, उसके बाद ही पौधा लगाएं, तो हम काफ़ी हद तक मृदा जनित बीमारियों से रोकथाम कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना कि कैसे बागीचों में जो मृदा जनित रोग होते हैं उनकी रोकथाम की जा सकती है, क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से उपाय हैं जिसे हमारे किसान अपना सकते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया कि फल वृक्ष पौधशाला से कैसे किसान अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। आशा करते हैं कि सभी बातें आपके काम आएंगी। इसी के साथ ही आज के खेत खलिहान में इतना ही। नए एपिसोड में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।